स्टूडेंट्स, दिस इज योर सूरज सर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फूड कंपोनेंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स को देखेंगे, जो कि लगभग हर एक क्लास के लिए ही जरूरी है, खास करके स्टैंडर्ड 6 के लिए। तो इस वीडियो में आपको ओनली कंपोनेंट्स ऑफ फूड बताई जाएगी। जब इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग बैलेंस डाइट देखेंगे और बैलेंस डाइट की कमी से कौन सा बीमारी होता है ना, कौन कौन सी बीमारी होती है उनको देखेंगे। आप सभी पिछले चैप्टर में देखे होंगे फूड के बारे में। फूड क्या है? तो फूड जो है एक तरह से पूरी लिविंग के लिए एक फ्यूल का काम करता है। अगर हम फूड लेते हैं तो हमारा बॉडी जो है ग्रोथ करता है, हमारा बॉडी जो है अनेकों डिजीज से फाइट करता है, साथ ही साथ जो भी पार्ट्स हमारा बॉडी में डैमेज या इंजर्ड होता है ना, या इंजुरी होते हैं, उनको रिपेयरिंग करने का काम जो है फूड के द्वारा ही होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको फूड के कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा, जो बेसिकली 5 बताए जाते हैं, लेकिन मैं आपको फूड कंपोनेंट टोटल 7 बताने जाऊंगा। ठीक है, तो बिना देर किए हुए नेक्स्ट देखते हैं। पहला फूड ऑफ कंपोनेंट में हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट। बच्चों, कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारा पहला फूड कंपोनेंट है, और आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको काफी आसानी से, काफी इजीली और एकदम परफेक्ट कंसेप्ट आपको दिया जाएगा कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स को देखते हैं, इसको कहीं कहीं पे शॉर्ट में कार्ब्स भी कहते हैं। क्लियर है? तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये हमारा एनर्जी यील्डिंग फूड होते हैं, मतलब इनसे हमें शरीर को एनर्जी मिलता है। हम जो काम करते हैं, चाहे हम जो भी काम करें, स्टडी करें, स्लीपिंग करें, रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, है ना, जो भी हम वर्क करते हैं उसमें हमारा एनर्जी जो है वो क्या होता है, लॉस होता है। तो वो एनर्जी लॉस हो, उस एनर्जी को हम गेन किससे करते हैं? कार्बोहाइड्रेट से गेन करते हैं। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को नेक्स्ट आपको फैक्ट्स में बताऊंगा। तो इन दोनों कंपोनेंट्स को एनर्जी यील्डिंग फूड्स कहा जाता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहां मिलता है? टोटल कार्बोहाइड्रेट्स को, जितने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, है ना, हम सोर्स बाद में देखेंगे, पहले हम इसके ग्रुपिंग को देख लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को 2 ग्रुप में बांटा गया है। पहला शुगर फॉर्म में, शुगर ग्रुप में, एंड सेकेंड स्टार्च ग्रुप। तो ये शुगर और स्टार्च जो है, वो जो आप चीनी खाते हो ना घर पे, वो शुगर नहीं है। ये कार्बोहाइड्रेट्स का अपना ये ग्रुप है जो शुगर और स्टार्च में यहाँ पे दिया गया है। खास करके जो हनी वगैरह या जो चॉकलेट आप लोग खाते हैं ना, उसमें जो मीठापन आता है, उसमें जो स्वीटनेस आता है, वो आपके शुगर से ही आता है, मतलब उसमें शुगर मौजूद होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी कहते हैं कि जब आप उदास रहो, जब आप पूरी तरह से सैड रहो, है ना, तो एक छोटा सा डार्क चॉकलेट का टुकड़ा खा लिया करो। ठीक है बच्चों, तो वो डार्क चॉकलेट को क्यों सजेस्ट करते हैं? क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में जो है शुगर यानी कि कार्ब्स मौजूद होते हैं, जो हमारे ब्रेन वाले, जो ब्रेन में मौजूद जो हार्मोन्स होते हैं, जो हमें खुश रखते हैं, उसको वो एक्टिवेट करने का काम करता है। क्लियर है बच्चों? तो हम ये शुगर को देख लीजिए कहाँ मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्च को देखेंगे। तो जो गेहूं है, व्हीट, राइस, पोटैटो, ये तमाम तो पोटैटो राइस जो मैंने आपको बताया, उसमें हमारा स्टार्च मौजूद होते हैं, जो कि एक कार्ब्स होते हैं। क्लियर है बच्चों? तो अब बात आती है कि हम किसी भी फूड में शुगर को कैसे टेस्ट करेंगे। सिंपल सी बात है, आपको तो मैं बता दिया कि स्टूडेंट्स, हनी है या फिर जो हम लोग चॉकलेट खाते हैं उसमें शुगर मौजूद होते हैं, जो आलू होते हैं, गेहूं, चावल, उनमें स्टार्च मौजूद होते हैं। लेकिन बाकी के और जो फूड्स होते हैं, है ना, उन्हें हम कैसे जज करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे कि शुगर किस में है, स्टार्च किस में है, कैसे पता करेंगे? तो आप इस वीडियो में बने रहें, आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले हम शुगर की तरफ चलते हैं कि शुगर को टेस्ट हम कैसे करते हैं। किसी भी फूड में अगर आपका शुगर मौजूद है तो उस शुगर को हम टेस्ट कैसे करेंगे? तो शुगर को टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? जो भी फूड को हम टेस्ट करना चाहते हैं, उस फूड आइटम्स को ले लीजिए, उसको थोड़ा मात्रा में
जो है उसको पूरी तरह से मैश कर दीजिए। मैश मतलब उसको पूरी तरह से मसल दीजिए, ठीक है। उसमें आप वाटर थोड़ा बहुत मिला दीजिए और इन दोनों चीज को आप टेस्ट ट्यूब में कीजिएगा। क्लियर है? टेस्ट ट्यूब में आपको थोड़ा सा पार्ट लेना है फूड का, जिसको आप शुगर टेस्ट करना चाहते हो, उसको मैश कर दो और उसमें वाटर मिला दो, दोनों को पूरी तरह से घोल दो, है ना। घोलने के बाद उसमें आप वेनेडिक्ट सॉल्यूशन आती है जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी। ये सॉल्यूशन जो आप है क्या कीजिएगा, उस टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिएगा। तो वो सॉल्यूशन कितना डालना है, मात्र 2 से 3 बूंद डालना है ना। तो 2 से 3 बूंद डालने के बाद जैसे आप ये सॉल्यूशन उस टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, उसका कलर वो ब्लू हो जाता है। फिर आप उसको 1 मिनट के लिए, मात्र 1 मिनट के लिए उसको हीटिंग कीजिए उस टेस्ट ट्यूब को। हीटिंग करने के बाद जो ब्लू कलर था वो या तो ग्रीन कलर में या येलो कलर में या फिर ब्रिक रेड करने का मतलब जो ईंट का जो कलर होता है उस टाइप का रेड अगर हो जाए, ग्रीन, येलो या ब्रिक रेड, तो आप समझ लीजिए कि उस फूड में शुगर मौजूद है। अगर ना होती है कोई बदलाव तो समझ लीजिए कि उसमें शुगर मौजूद नहीं है। तो शुगर टेस्ट करने के लिए ये सॉल्यूशन आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टार्च को कैसे हम टेस्ट करेंगे, कि किसी फूड आइटम्स में स्टार्च है तो उसे हम टेस्ट कैसे करेंगे। तो इसको टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, स्टार्च को टेस्ट करने के लिए आपको आयोडीन सॉल्यूशन लेना होगा। तो आयोडीन सॉल्यूशन को लेना है। अब उस आयोडीन सॉल्यूशन को क्या कैसे कीजिएगा, तो स्टार्च वाले फूड आइटम्स को आप क्या कीजिए, उसी तरह से मैश कर दीजिए, वाटर में उसको मिला दीजिए, मात्र थोड़े से वाटर में। उसके बाद आयोडीन का लगभग आपको 10 to 8 ड्रॉप्स उस सॉल्यूशन डालना है। डालते ही थोड़ी देर बाद आपको उसको सेक करते रहते, सेक करते 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 थोड़ी देर में आपको रिजल्ट दिख जाएगा। कलर अगर ब्लू ब्लैक होता है तो समझ लीजिए कि उस फूड कंपोनेंट, उस फूड में स्टार्च मौजूद है। अगर नहीं होता है तो उसमें स्टार्च मौजूद नहीं है। एक घरेलू तरीके से मैं बताऊं तो जैसे कि आप आलू काटते हो, पोटैटो काटते हो ना, पोटैटो को काट दो, उसके कवर, उसको जो छिलके होते हैं उसको आप मत उतारो, उसको डायरेक्ट वैसे ही काट दो, थोड़ी देर के लिए पानी में छोड़ दो। आप क्या देखोगे कि उस पानी के ऊपर लेयर पे जो है व्हाइट टाइप का एक सब्सटेंस क्या होगा, फ्लोट करेगा, वो स्टार्च को दर्शाता है। क्लियर है? तो आपने देखा कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को 2 ग्रुप में बांटा गया है, कौन कौन से, और दोनों ग्रुप को हम कैसे टेस्ट करेंगे। अब अगर बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स की, कि किस किस फूड्स में हमें कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्ब्स मिलते हैं, तो बहुत सारा हो गया, जैसे कि राइस, पोटैटो, है ना, व्हीट, ऐसे तमाम बहुत सारी चीजें, ब्रेड वगैरह, जिसमें आपको कार्ब्स मौजूद होते हैं। ये तो हो गई इसकी जो हमारा यूजफुल है वो। अगर हम ज्यादा मात्रा में कार्ब्स लेते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में लेते हैं, है ना, और हम कोई वर्क नहीं करते, अपनी एनर्जी को उसी तरह से रखते हैं, एनर्जी को लॉस नहीं करते हैं, तो यही कार्बोहाइड्रेट्स आगे चलकर हमारे अंदर ओबेसिटी जैसे प्रॉब्लम को, डायबिटीज जैसे प्रॉब्लम को क्रिएट करता है ह्यूमन बॉडी में, जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अब आपको ले चलते हैं फैट्स की तरफ। तो ये हो गया सेकेंड फैट्स। तो स्टूडेंट्स फैट्स को भी जो है एनर्जी यील्डिंग फूड कहा जाता है, एनर्जी यील्डिंग कंपोनेंट्स कहा जाता है फूड का, ठीक है। ये भी हमारे बॉडी में एनर्जी देता है, लेकिन फैट्स के मुकाबले में थोड़ा बहुत कम देता है। फैट्स को टोटल 2 पार्ट में बांटा गया है, एक सैचुरेटेड फैट और एक अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है बच्चों, तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी ऐसा सामान जो उसमें फैट्स मौजूद हो, आप वो सामान खरीदते हो तो उसमें लिखा होगा नीचे सैचुरेटेड फैट, जैसे ऑयल वगैरह, घी आप जो खरीदते हो या फिर बटर वगैरह खरीदते हो, तो उसमें कौन सा फैट है वो आप देखो।
तो सैचुरेटेड ये हो गया, अगर सैचुरेटेड लिखा होगा तो अनसैचुरेटेड, है ना, वो दोनों लिखा होता है। बेसिकली आप कैसे पहचानोगे कि सैचुरेटेड फैट कहां से मौजूद होता है, कहां से प्राप्त होता है, मतलब इसका सोर्स क्या है और अनसैचुरेटेड का सोर्स क्या है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को हम देख रहे हैं। सैचुरेटेड जो होता है जनरली ये हमें एनिमल सोर्सेज का होता है, मतलब जो सैचुरेटेड फैट होता है वो हमें एनिमल से प्राप्त होता है और अनसैचुरेटेड हमें प्लांट से प्राप्त होता है। तो अब है कि सैचुरेटेड फैट में एनिमल का क्या हो गया, तो जो भी आप मिल्क प्रोडक्ट बनता है जैसे घी हो गए, पनीर हो गया, बटर हो गया, ये सब क्या है, एनिमल फैट सोर्स है, तो वो सैचुरेटेड हो गया। सैचुरेटेड फैट में एक और कंपोनेंट पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल, जो कि काफी ज्यादा जो है खतरनाक होता है ह्यूमन के लिए, साथ ही साथ जो इसको जो ऑब्टेन करता है उनके लिए भी। खास करके कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं, है ना, कोलेस्ट्रॉल वो काफी हानिकारक होता है। कैसे हानिकारक होता है, तो कोलेस्ट्रॉल को अगर हम लेते हैं, यानी कि सैचुरेटेड फैट को ज्यादा मात्रा में लेते हैं, दैट मींस कि ज्यादा कोलेस्ट्रॉल आप ले रहे हो, तो वही कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं, वहां पे वो स्टोर होने लगते हैं, यानी कि जो हमारे वेन्स आर्टरीज होते हैं वहां पे वो स्टोर होता है और धीरे धीरे उसकी जो अमाउंट है धीरे धीरे ज्यादा मतलब होते होते वो काफी ज्यादा हो जाता है, जिससे वो हमारा क्या करता है, ब्लॉकेज करता है। यानी मान लीजिए कि ये आपका ब्लड स्ट्रीम है, ये आपका वेन है, तो सैचुरेटेड फैट जो है पहले इतना जमा होगा, फिर इतना जमा होगा, फिर इतना जमा होगा और धीरे धीरे ये ब्लॉकेज कर देगा। तो जो आपका ब्लड का फ्लोइंग था उसको ये तो रोक लिया, है ना, तो रोक लिया, दैट मींस कि ब्लड तो अपने रफ्तार से जाता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में, है ना, ब्लड की जो रफ्तार होती है वो 350 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर पर आवर होती है। मतलब समझिए कि ये बुलेट ट्रेन के रफ्तार से हमारे बॉडी में जो है ब्लड दौड़ता है। तो अगर ये ब्लड को ब्लॉकेज मिलेगा तो ये क्या करेगा, इसको ये पुश करेगा, यानी धक्का देगा। काफी तेजी से धक्का देने की वजह से ये पूरा वेन वाइब्रेट करता है और सब ज्वाइंट कहाँ होता है, हमारे हार्ट से ज्वाइंट होता है। तो वही वाइब्रेशन जब हमारे हार्ट को क्या करता है, एक जोर से धक्का लगाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं हार्ट अटैक आना। और अगर ये बार बार अगर होता है तो समझ लीजिए कि उस इंसान की खैर नहीं, उसकी मृत्यु तय है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को काफी मतलब जो है नजदीकी से देखा जाए तो काफी ज्यादा हानिकारक है, काफी हार्मफुल है। तो इसको हटाना होगा, तो हटाने के लिए ऐसे बहुत सारे मार्केट में दवा आते हैं, सप्लीमेंट्स आते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मार्केट में जो तीसी होते हैं, तीसी आप लोग जानते होंगे, है ना, उसको आप यूज कीजिए या फिर राइस ब्रान ऑयल का यूज कीजिए। तो आपका जो है ये जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है वो उसको काटता है। और जो इंसान अपने पूरी लाइफ में अगर तीसी या राइस ब्रान ऑयल का यूज करता है, सरसों तेल छोड़कर, है ना, तो उसके शरीर में कभी भी कोलेस्ट्रॉल नाम का कोई सब्सटेंस पाया ही नहीं जाएगा। क्लियर है? तो ये तो हो गया सैचुरेटेड फैट। अब सैचुरेटेड फैट का मैं सोर्स भी बता दिया। अनसैचुरेटेड फैट हमें प्लांट से मिलता है, खास करके जैसे आप जो ऑयल वगैरह यूज करते हो, है ना, मस्टर्ड ऑयल या फिर आपको जो तीसी का तेल यूज करते हो, ये सारा का सारा अनसैचुरेटेड फैट होता है। और अनसैचुरेटेड फैट हमारे दिल के लिए ज्यादा हानिकारक नहीं होता है ना, ज्यादा शरीर को ये नुकसान नहीं पहुंचाता है जितना नुकसान ये पहुंचाता है। क्लियर है? तो अब बात आती है कि फैट्स को कैसे टेस्ट करेंगे कि किसी फूड में फैट्स है या नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक व्हाइट पेपर लेना होगा, ठीक है। फैट जिस फूड को आप टेस्ट कर रहे हो कि उसमें फैट है कि नहीं है, फैट्स, तो खास करके आप बादाम को भी ले सकते हो। बादाम को पूरी तरह से मैश कर दीजिए और उस पेपर पे क्या कीजिए, उस पेपर पे बादाम को थोड़ा सा रब कीजिए। रब करने के बाद उस पूरे पेपर को साफ कर दीजिए, यानी ऊपर से उसको पोंछ दीजिए। रोशनी में लेके जाइएगा, कुछ देर बाद रोशनी में अगर लेके आप जाते हैं चाहे मोमबत्ती के नीचे या फिर सूरज के डायरेक्ट रोशनी में, तो आप देखिएगा कि उस पे चिपचिपा जो है येलो येलो टाइप का आपको दिख जाएगा, है ना। और जो काफी स्लिपी भी होगा वही फैट्स को शो करता है, वो आपका टेस्ट होता है। क्लियर है? तो फैट का सोर्स आपको मैं बता दिया।
फैट्स आपको यहाँ भी मिलता है, जैसे मार्केट का जो फूड, जो जंक फूड हम जो कहते हैं, जैसे बर्गर हो गया, रोल हो गया, चिप्स हो गए, ये अगर ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो इसमें जो क्या है वो सब जंक फूड में आता है और ये हमारे फैट्स को और बढ़ाता है, जिससे और ज्यादा मात्रा में हमें ओबेसिटी देखने को मिलती है। तो हम लोग फैट्स को देख लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोटीन को। अब ये प्रोटीन को बोला जाता है, प्रोटीन जो कंपोनेंट है इसे बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड, है ना। तो ये बॉडी बिल्डिंग फूड या ग्रोथिंग फूड कंपोनेंट्स हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि प्रोटीन जो है हमारे शरीर में शरीर को डेवलप करने का काम, ग्रोथ करने का काम, रिपेयर करने का काम करता है। आप देखे होंगे बड़े बड़े फिल्मों में बड़े बड़े एक्टर्स, है ना, या फिर जो WWE शो में जो आप देखते होंगे रेसलर लोग का, उनका शरीर काफी ज्यादा जो होते हैं मस्क्यूलर टाइप के होते हैं, मतलब वो ज्यादा मात्रा में अगर प्रोटीन लेते हैं, है ना, एक बैलेंस रूप में, तो वह प्रोटीन क्या करता है, बॉडी को ग्रोथ करता है, एक बॉडी काफी सुंदर और ढंग का बनाता है। तो इसीलिए प्रोटीन का इस्तेमाल होता है, पहला ग्रोथ के लिए, सेकेंड है डेवलपिंग के लिए, एंड थर्ड होता है ये जो हमारे कुछ बॉडी के पार्ट्स जैसे इंजरी होते हैं, कट्स या बाउंड होते हैं, तो उनको ये क्या करता है, उनको वो रिपेयर करने का काम करता है। इसलिए इसे कभी कभी रिपेयरिंग फूड्स वो भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब आती है कि प्रोटीन किसी फूड में है तो उसको टेस्ट हम कैसे करेंगे कि उस चीज में प्रोटीन है या नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आप टेस्ट करने के लिए क्या करो, उस आइटम से प्रोटीन जो मतलब जो फूड को देखना चाहोगे कि किसमें प्रोटीन है या नहीं है, तो उस फूड में से क्या करो कि थोड़े से पार्ट को मैश करके वाटर मिला के उसको टेस्ट ट्यूब में हिलाओ, है ना, शेक करो। उसके बाद 10 ड्रॉप्स यानी 10 बूंद आपको कॉपर सल्फेट डालना है, कॉपर सल्फेट 10 बूंद, और 10 बूंद आपको कॉस्टिक सोडा डालना है। तो ये हो गए आपको 10 बूंद ये कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कॉस्टिक सोडा। जैसे ही आप ये दोनों केमिकल को उस सॉल्यूशन में डालते हो, है ना, तो वह जो सॉल्यूशन है पूरी तरह से कलर का हो जाता है, पूरी तरह से आपको देखने में क्या होगा, एक कलर नुमा हो जाएगा। पता है वो कौन सा कलर होगा, वो कलर कन्वर्ट होगा वायलेट में, यानी कि बैंगनी कलर। अगर वो वायलेट कलर हो गया तो समझ लीजिए कि उस फूड आइटम्स में प्रोटीन मौजूद है, यानी प्रेजेंस है प्रोटीन। अगर कोई कलर नहीं आया, दूसरे कलर बन गया, तो फिर वह प्रोटीन उसमें मौजूद नहीं है। क्लियर है। तो अब आपको हम ले चलते हैं प्रोटीन के सोर्स को। जितने से पल्स देखते हो आप, पल्स जो मूंग है, उड़द है ना, बीन्स, ये जितने सारे पल्स होते हैं, कॉलीफ्लावर है, ग्राम है यानी चना है, मूंगफली है, ये सभी रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन है। मिल्क का प्रोडक्ट में जब पनीर को देख लो, ये सभी में प्रोटीन मौजूद होता है, और ये हमारे बॉडी को वही चीज यानी ग्रोथ, रिपेयरिंग एंड डेवलपिंग करता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विटामिन्स को। विटामिन्स जो है, और आगे हम लोग देखेंगे मिनरल्स को भी। तो विटामिन्स और मिनरल दोनों एक साथ में लिख देता हूं। साथ में लिखने का कारण यही है बच्चों कि विटामिन्स और मिनरल को प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है, यानी हमारे शरीर में जो अलग आने वाली, बाहर से आने वाली जो बीमारियां होते हैं, है ना, उससे ये फाइट करता है, उससे ये लड़ता है। इसीलिए विटामिन्स और मिनरल्स को हम लोग प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। ये हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। साथ ही साथ विटामिन्स जो है, जैसे कि आप A, B, C, D, E, K ये सुनते हो, फिर B6, B12, B10, इस तरह से विटामिन्स मौजूद होते हैं। लगभग इनका 10-14 जो होते हैं ये ग्रुप होता है।
और हर ग्रुप का जो है वो अलग अलग काम होता है। आपको यहाँ पर लिस्ट दिख रहा होगा कि कौन से विटामिन जो है विटामिन उनका सोर्स क्या है, ये इनके कमी से कौन सा बीमारी होता है, ये लिस्ट आपको यहाँ दिख रहा है। तो ये हो गए विटामिन। मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स भी हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये हमारे बॉडी को जो है बाहर से होने वाली जो भी बीमारियां होती हैं उससे ये बचाता है। तो मिनरल्स भी दो तरह के होते हैं, एक मेजर मतलब ये हमारे शरीर को चाहिए ही चाहिए एट एनी हाउ, और एक होता है माइनर, नहीं भी मिलेगा थोड़ा ही मिलेगा तो चलेगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस ये सब मेजर हो गए, मेजर मिनरल्स हो गए, ये सब का सिंबॉलिक नेम है सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस। अगर इसमें आ जाए तो जिंक है, आयरन है, ये सब क्या हो गए माइनर हो गए। मतलब ये सब का जो हमारे बॉडी में थोड़ा कम मात्रा में चलेगा ठीक है, लेकिन ये हमें चाहिए ही चाहिए एट एनी हाउ चाहिए। तो आपने देखा मिनरल्स को, और ये लिस्ट के अनुसार आपको यहाँ पे मिनरल्स का ग्रुप भी दिख रहा है, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये समझ में अच्छा से आया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दो और, जो मैं आपको बताया था कि जनरली हमें 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, लेकिन 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड की चर्चा जो है कहीं नहीं की जाती है। तो नेक्स्ट आपको हम लेके चलेंगे 6 और 7, रफेज एंड वाटर। वाटर तो जनरली आप लोग जान ही रहे हो। रफेज को देख लो, रफेज को फाइबरस फूड कहा गया है क्योंकि ये पूरे फाइबर से मौजूद होते हैं, ठीक है। इसमें फाइबर मतलब कि जो फूड जिसमें फाइबर थोड़ा बहुत मिलता हो, है ना, वो हम लोग जो खाते हैं उसमें फाइबर मौजूद होना चाहिए। अब बात आती है कि फाइबर का हमारे शरीर से क्या लेना देना। तो जब डाइजेशन होता है ना, तो डाइजेशन के समय जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं फाइबर उसको अलग करने का काम करता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए रफेज को बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसीलिए रफेज का इस्तेमाल होना, यानी फाइबर्स आप ले रहे हो, काफी अच्छे कर रहे हो। नेक्स्ट हम लोग वाटर देखते हैं। तो वाटर के बारे में आप लोग भली बात जानते हो कि वाटर क्या होता है ना, इसका अमाउंट हमें क्या मतलब कितना अमाउंट हमें लेना चाहिए। तो जनरली हम एक दिन में कम से कम 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर पर डे पिएंगे, है ना। 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर अगर हम पर डे पीते हैं तो वाटर क्या करता है पता है, वाटर डाइजेशन में मदद करता है, साथ ही साथ हमारे शरीर के वेट को मैनेज करने में मदद करता है, और तो और हमारे जो शरीर में हाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन जैसी जो प्रॉब्लम होती है, खास करके डिहाइड्रेशन, तो हमारे बॉडी में ये हाइड्रेशन मौजूद रखता है। यानी अभी जो गर्मी का समय है, आप जैसे ही बाहर निकलोगे आपके शरीर में पानी की थोड़ी मात्रा अगर कम होती है तो आपको तुरंत हीट स्ट्रोक लगेगा, यानी लू लग जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए, उससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पानी खूब पीते हैं। जब भी आप बाहर जाओ 5 मिनट पहले, निकलने से 5 मिनट पहले भर पेट पानी पी लो, है ना। इससे क्या होगा कि आपका शरीर पूरी तरह से हाइड्रेट रहेगा, यानी पूरी तरह से पानी से भरा रहेगा। जैसे आप बाहर जाओगे कितना भी स्वेट क्यों ना निकले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर पानी कम होती है आपके शरीर में, आप बाहर जाओगे डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम होगा। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अगर आपको मान लीजिए कि आप डिहाइड्रेट हो गए, है ना, तो ORS का घोल जो है वो आप यूज कीजिए। ORS अगर मार्केट में नहीं उपलब्ध हो ना हो तो घर में बना सकते हो। 1 चम्मच चीनी, 1 ग्लास ऑफ वाटर एंड एक चुटकी जो आपको नमक चाहिए, वो आपको ORS घोल बन गया। आपको डिहाइड्रेशन से ये बचाता है। तो आई होप बच्चों इस वीडियो के माध्यम से आपको कंपोनेंट्स ऑफ फूड 7 थे वो आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और थोड़ी भी अगर प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर से संबंधित, इस वीडियो से संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखें, है ना।